हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी केंद्रीय विद्यालय में जो क्लास 1 की वेबसाइट है वो अपडेट हो रही है और उसमें तरह तरह से डेट दिखा रहा है। इसी के संबंध में बहुत सारे लोग वीडियोज बना रहे हैं। कोई बोल रहा है 29 तारीख लास्ट डेट है, कोई बोल रहा है 10 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको कन्फ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि अभी फॉर्म नहीं आए हैं, अभी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं और जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको जानकारी लेकर आएंगे और बताएंगे कि फॉर्म कब से आएंगे और कब तक भरे जाएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। और इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं। आज मैं कुछ प्रश्न को लेकर आया हूं और उनके केंद्रीय विद्यालय ने क्या जवाब दिए हैं उनको लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं जिसको केंद्रीय विद्यालय ने जवाब दिया है। तो केंद्रीय विद्यालय का क्या जवाब है इस संबंध में हम चल के देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय क्या कहता है आपके क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो इसके लिए हम केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और टाइप करेंगे kvsonlineadmission.kvs.gov.in को और इसे क्लिक कर देंगे और फिर इसके वेबसाइट पर हम चलेंगे। तो ये केंद्रीय विद्यालय की वही वेबसाइट है जिसपे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। पहले क्लास 1 के फॉर्म भरे जाते हैं, फिर बाल वाटिका 3 के फॉर्म भरे जाते हैं। तो पहले इस पे केवल क्लास 1 के फॉर्म भरे जाते थे। पिछले साल इसमें बाल वाटिका 3 के भी ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। तो इस बार भी उम्मीद है कि पहले क्लास 1 के फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद बाल वाटिका 3 के फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसी वेबसाइट पर हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय आपके प्रश्नों का क्या जवाब दे रहा है। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा नीचे और यहाँ देखेंगे FAQs है, इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे और उसके आंसर जो है वो केंद्रीय विद्यालय लिखकर डाला हुआ है इसमें। तो हम एक एक करके सारे प्रश्न देखेंगे और उसके जवाब भी देखेंगे। ये आप भी कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं और इसमें दोनों ऑप्शन है। आप यहाँ से इसे हिंदी भी कर सकते हैं तो आपको यहाँ हिंदी में पूरे प्रश्न और उसके आंसर दिखने लगेंगे। अगर आप इसे इंग्लिश में करेंगे तो ये इंग्लिश में भी दिखने लगेंगे। आप दोनों भाषाओं में कोई एक भाषा कर सकते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय ने प्रश्नों को कैटेगरी वाइज भी बांटा हुआ है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये सामान्य प्रश्न है, इसके बाद पंजीकरण के लिए प्रश्न है, उसके बाद आवेदन पत्र भरने संबंधित प्रश्न है, उसके बाद दस्तावेज संबंधित प्रश्न है। तो इसमें इतने सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को देखने के बाद आपके 90% प्रश्न खत्म हो जाएंगे, यानी आपके मन में जो संशय बना है वह खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं इसमें लाके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वह है आवेदन फॉर्म भरने के लिए मैं इस वेबसाइट का उपयोग कैसे करूं। कृपया निर्देश पृष्ठ पर जाएं। उस पृष्ठ पर आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताया गया है। जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो उसके शुरू में ही आपको फॉर्म कैसे भरना है उसे बताया गया है। यहाँ इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत डिटेल में उसको बताना पड़ता है, इसलिए यहाँ नहीं बताए हैं। यह ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट किस कक्षा के लिए लागू है। यह ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट केवल कक्षा 1 में प्रवेश के लिए लागू है। तो ये अभी केवल क्लास 1 के लिए है, बाद में इसमें बाल वाटिका 3 के भी एडमिशन होंगे। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की निर्धारित प्रक्रिया क्या है। यदि आप प्रवेश 2024-25 की प्रक्रिया पहली बार कर रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए केवीएंस का प्रवेश दिशा निर्देश पढ़ें एवं इच्छित केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन करें। तो ये भी बता रहे हैं कि अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको दिशा निर्देश पढ़ना चाहिए, जो गाइडलाइन आएगी उससे पढ़कर तभी फॉर्म भरना चाहिए। प्रवेश दिशा निर्देश मैं कहां प्राप्त कर सकता हूं। तो केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश के लिए दिशा निर्देश केवीएंस की आधिकारिक वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in पर उपलब्ध है। तो इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको ले जाकर दिखा भी चुका हूं कि आप कैसे गाइडलाइन, शेड्यूल और नोटिस पा सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या केंद्रीय विद्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारी ही अपने बच्चे को प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पूछते हो कि क्या केवल केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे ही केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए पात्र हैं। तो देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या कह रहा है। नहीं, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ निजी व्यवसाय में कार्यरत व आम व्यक्ति भी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका में दिए गए वरीयता क्रम के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे। मतलब अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन भी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी रहती है, प्रायोरिटी लागू होती है। नेक्स्ट है, क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क है। तो आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है, आवेदन एकदम फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश से पहले कोई परीक्षा होगी। प्रवेश से पहले कोई परीक्षा भी नहीं होती। नेक्स्ट है, यदि प्रवेश से संबंधित कोई प्रश्न है तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए। कृपया संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करें जहां प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करें। कक्षा 1 में आवेदन करने के लिए बच्चे की आय सीमा क्या होनी चाहिए।
कृपया नोट करें कि 1/4/2024 को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 8 वर्ष होनी आवश्यक है, जिसमें दिव्यांग आवेदकों को अधिकतम 2 वर्ष की छूट। तो ये जो डेट बताया गया है पिछले साल का है, इसमें अभी अपडेट होगा। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 विद्यालय के लिए समय क्या है? शिफ्ट 1 सुबह और शिफ्ट 2 दोपहर में होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया कार्यालय समय के दौरान केवीएस आरओ हेल्पलाइन से संपर्क करें। हेल्पलाइन से संपर्क के लिए विवरण प्रवेश पोर्टल पर हेल्प डेस्क लिंक में उपलब्ध है। तो जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट होती है वह आरओ के हिसाब से अलग अलग होती है, जो केंद्रीय विद्यालय के रीजनल ऑफिस हैं उनके हिसाब से अलग अलग होती है और उन्हीं को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत अधिक सर्दी पड़ती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में अपने क्षेत्र के हिसाब से जो केंद्रीय विद्यालय की रीजनल ऑफिस है, जो क्षेत्रीय ऑफिस है, वो निर्धारित करती है कि सुबह का शिफ्ट कितने बजे से कितना बजे चलेगा और दोपहर का शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा। एक आवेदन पत्र में मैं कितने केंद्रीय विद्यालय में आवेदन कर सकता हूं? आप आवेदन पत्र में अधिकतम 3 केंद्रीय विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एक आवेदन पत्र में आप 3 केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। तो ये तो सामान्य प्रश्न थे। अब रजिस्ट्रेशन वाले प्रश्न हम देख लेते हैं। तो पंजीकरण के लिए जो प्रश्न है वह है, यदि मेरे नाम में मध्य नाम या अंतिम नाम नहीं है तो मुझे मध्य नाम या अंतिम नाम फील्ड में क्या भरना चाहिए? यह भी बार बार आप लोग पूछते रहते हैं। आप मध्य नाम या अंतिम नाम फील्ड खाली छोड़ दें, कृपया निर्देश पढ़ें। तो अगर आपका मध्य नाम या अंतिम नाम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, यानी अगर आपका 2 नाम है तो पहला दूसरा बॉक्स भर दीजिए। अगर आपके नाम में 3 वर्ड हैं तो तीनों में भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक ही है तो केवल एक पहला भरना अनिवार्य है। रजिस्टर बटन दबाने पर मुझे मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? आप एक बार रीसेंड ओटीपी बटन दबा सकते हैं। यदि आपको फिर भी ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो आप उसी विवरण के साथ पुनः पंजीकरण कर सकते हैं। कृपया मोबाइल नंबर सही दर्ज करें एवं जांच कर लें। तो क्या होता है, कभी कभी की ओटीपी नहीं आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगर ओटीपी नहीं आए तो क्या करें? तो रीसेंड ओटीपी का बटन दबाएं, एक बार दबाएं, 2 बार दबाएं, ओटीपी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। इस बीच आप अपना मोबाइल नंबर सही से दर्ज करें और जांच कर लें कि आपका नेट चालू है या आपके मोबाइल का नेटवर्क सही है, यानी नेटवर्क उसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। वो सब चेक करके रीसेंड ओटीपी करें और अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप पुनः उसी विवरण के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पंजीकरण में केवल 2 ही थे। आप आवेदन पत्र भरना में हम देखते हैं, क्या मैं आवेदन सबमिट करने के बाद उसे संशोधित कर सकता हूं? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे पूछा जाता रहेगा, इसलिए इसे बड़े ध्यान से पढ़ लें आप कि इसमें क्या है। तो इसमें क्या रहता है कि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत हो गया है और मुझे उसको बदलना ही है तो इसके लिए आप रीअप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने पुराने आवेदन पत्र को रद्द कर सकते हैं, यानी रिजेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डाटा के साथ कर सकते हैं। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन भी गलत हो गया है तो रीअप्लाई फ्रेश बटन पर क्लिक करके रीअप्लाई कर सकते हैं और आपका जो अंतिम आवेदन रहेगा वही मान्य होगा, बाकी कोई आवेदन मान्य नहीं रहेगा। माने जो पुराना आपका आवेदन है वो मान्य नहीं रहेगा। तो आप एडिट इसी प्रकार से कर पाएंगे, उसी में एडिट नहीं कर पाएंगे। रीअप्लाई का ऑप्शन रहता है और रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डाटा और रीअप्लाई फ्रेश का ऑप्शन मिलता है। आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? आप हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं, विवरण हेल्प डेस्क लिंक में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, क्या मैं इस पोर्टल में आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता हूं? हाँ, अपने आवेदन पत्र की स्थिति की जांच के लिए आवेदन स्थिति पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और ओटीपी आएगा, फिर क्लिक हो जाएगा और वो बताएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके पहले जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे उस समय आपको एक सबमिशन कोड मिलेगा। अगर सबमिशन कोड मोबाइल में आ गया है तो मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। विभिन्न प्रपत्रों में तारीख भरने के लिए कैलेंडर कैसे उपयोग करें? तो कैलेंडर के बारे में बताया गया है कि आप कैलेंडर कैसे उपयोग करें। इसको मैं बाद में आपको बता दूंगा क्योंकि यहाँ बताने से कंफ्यूजन हो जाएगा। कैलेंडर वैसे सभी लोग को भरना आता भी है, लेकिन अगर नहीं आता है तो जब मैं फॉर्म भर के दिखाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा। नेक्स्ट है, प्रवेश के लिए प्राथमिकता का क्रम क्या है? केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश में विवरण उपलब्ध है, कृपया उसे जांचें। तो जो प्राथमिकता क्रम है वो बड़ा है, इसलिए उसने कहा है कि गाइडलाइन देखें। नेक्स्ट है, यदि मैं एक बार में आवेदन पत्र को पूरा नहीं भरता हूं, केवल आंशिक रूप से फॉर्म भरता हूं,
तो क्या आंशिक जानकारी को संग्रहित किया जा सकता है, यानी सेव किया जा सकता है? तो हाँ, आप सेव कर सकते हैं। एक एक स्टेप आप भर के सेव कर सकते हैं, वो सेव रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले तक ही यह संभव है और उसे आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले सबमिट करना होगा, तभी वह केंद्रीय विद्यालय के पास पहुंचेगा। क्या सभी श्रेणियों के लिए सेवा प्रमाण पत्र अनिवार्य है? यदि आप अंतिम सेवा श्रेणी, जिसमें किसी अन्य श्रेणी के बच्चे शामिल हैं, के अलावा किसी अन्य श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं, तो आपको संबंधित विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रोफार्मा दस्तावेज नमूने लिंक में केवीएस द्वारा सेवा प्रमाण पत्र प्रोफार्मा उपलब्ध किए गए हैं। यदि आप अंतिम सेवा श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं, जिसमें किसी अन्य श्रेणी के बच्चे शामिल हैं, तो आप सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि संदेह है तो कार्यालय समय के दौरान कृपया केवीएस आरओ हेल्पलाइन में संपर्क करें। हेल्पलाइन संपर्क विवरण फोन और ईमेल संपर्क पोर्टल पर हेल्प डेस्क लिंक के तहत दिए गए हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि किसको सेवा प्रमाण पत्र देना है, तो सेवा प्रमाण पत्र केवल सरकारी नौकरी वाले को देना है, यानी जो सिविल और डिफेंस सेक्टर के भी हैं उनमें कैटेगरी 1, 2, 3, 4 को, और जो पीएसयू और आईएचएल श्रेणी के केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें 1, 2, 3, 4, 5 तक को सेवा प्रमाण पत्र देना होगा। स्कूल से निवास की दूरी की घोषणा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। क्या स्कूल से निवास की दूरी की घोषणा सभी श्रेणियों में अनिवार्य है? स्कूल से निवास की दूरी की घोषणा केवल आरटी आवेदकों के लिए अनिवार्य है। संदेह की स्थिति में कृपया कार्यालय समय के दौरान अपने क्षेत्रीय केवीएस आरओ हेल्पलाइन से संपर्क करें। तो ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरे स्टेट में है, और मैं क्या केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म डाल सकता हूं? क्या मेरे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सकता है? तो इसके लिए एकदम कंफर्म कर लीजिए। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन भी वही कह रहा है, मैं भी वही कई बार बता चुका हूं कि केंद्रीय विद्यालय में दूरी केवल आरटी कोटे के लिए है। यानी अगर आप आरटी कोटे के तहत एलिजिबल हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय के आसपास रहना भी होगा। यानी शहरी क्षेत्र में आप 5 किलोमीटर के अंदर रहते हो और ग्रामीण क्षेत्र में आप 8 किलोमीटर के अंदर रहते हो, तभी आरटी कोटे का लाभ मिलेगा। आरटी कोटे के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। एक तो है कि आप रिजर्व कैटेगरी में हो, या दिव्यांग हो, या गरीब हो, तो उनमें से कोई एक हो, और आप स्कूल से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की दूरी के अंदर रहते हों। तो ये केवल आरटी के लिए है। अब मान लीजिए कोई ऐसा है जिसे आरटी कोटे का लाभ नहीं लेना है, या वो आरटी कोटे में आता ही नहीं है, तो वो परेशान ना हो। उसको स्कूल से निवास की दूरी का कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है और ना ही उसके ऊपर एडमिशन में कोई प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आरटी कोटे का लाभ नहीं लेना चाहते हैं या आपको आरटी कोटे का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे स्टेट के होंगे तब भी चलेगा, दूसरे जिले के होंगे तब भी चलेगा, और ज्यादा दूरी के होंगे तब भी चलेगा। उसके लिए आप चिंता न करें। नेक्स्ट है, आवेदन पत्र भरने के बाद क्या मुझे आवेदन पत्र की प्रति विद्यालय में भी जमा करना है? तो ऐसा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसको कहीं जमा नहीं करना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन पत्र जमा हो गया है? आपका आवेदन वास्तव में जमा हुआ है, इसकी पुष्टि के लिए कृपया अपनी आवेदन स्थिति जांचें पर क्लिक करें। तो इस पे क्लिक करेंगे तो वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक कर लेंगे कि आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके पहले जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी प्राप्त होगा, जिससे भी आप समझ जाएंगे कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। जुड़वा लड़कियों के लिए इकलौती कन्या संतान के तहत आवेदन, क्या मुझे प्रत्येक बच्ची के लिए अलग पंजीकरण करना होगा? जुड़वा लड़कियों में प्रत्येक के लिए अलग अलग पंजीकरण करें। यदि वे दोनों एक समान विद्यालयों में आवेदन कर रही हैं तो दोनों के आवेदन पत्र में सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी चुनें एवं निर्देश में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार दोनों आवेदन पत्रों को लिंक करें। यदि जुड़वा लड़कियों के आवेदन पत्र आपस में लिंक नहीं है तो दोनों आवेदन पत्र स्वतंत्र माने जाएंगे। अगर जुड़वा लड़कियां हैं और केवल लड़की हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड में आप चुन सकते हैं और दोनों का अलग अलग फॉर्म भर के उन्हें लिंक करना रहता है। नेक्स्ट है संगठन सूची। नियुक्त की स्थिति सूची में मेरे संगठन का नाम नियुक्त की स्थिति में मौजूद नहीं है। सेवा श्रेणी चुनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो यह क्वेश्चन किसके लिए है? जब हम सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुनते हैं तो उसमें एक टूल आता है जो हमें हेल्प करता है, हमें बताता है कि हमारी सेवा प्राथमिकता श्रेणी क्या है। तो उसमें अगर आपकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी में आपका विभाग नहीं दिख रहा है, आपका संगठन नहीं दिख रहा है, तब आपको अपनी मर्जी से अपनी जानकारी के अनुसार सेवा श्रेणी चुननी होगी, क्योंकि यह केवल आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। लेकिन ज्यादातर इसमें क्लियर हो जाता है और आप अपने विभाग से भी पता कर सकते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयूज में हैं या स्टेट गवर्नमेंट में हैं या स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूज में हैं।
तो इस तरीके से आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी सेवा श्रेणी क्या होगी। अब लास्ट है दस्तावेज। दस्तावेज में भी कुछ क्वेश्चन है, जिसे हम देख लेते हैं। दस्तावेज के प्रारूप प्रोफार्मा मुझे कहाँ मिल सकते हैं? वेबसाइट पर प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट सैंपल लिंक उपलब्ध है, उस लिंक पर क्लिक करें और इच्छित दस्तावेज नमूना डाउनलोड करें। तो ये इसी वेबसाइट पे है, ये आप देख सकते हैं प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट सैंपल, यहीं पे आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ सारे प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टिंक्ट बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस, फिर सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्मेट सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट, डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये सारे यहीं मिल जाते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ फिर से FAQ में चलते हैं। नेक्स्ट है सिंगल गर्ल चाइल्ड हलफनामे के लिए प्रोफार्मा में 100 रुपए के स्टैम्प पेपर का उल्लेख है। क्या कम कीमत के स्टाम्प पेपर उपयोग की अनुमति है? स्टाम्प पेपर के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कृपया KVS RO हेल्पलाइन हेल्प डेस्क के लिए लिंक के तहत दिए गए संपर्क से संपर्क करें। तो इसमें 100 रुपए का स्टाम्प पेपर ही लगता है, इसमें कोई छूट नहीं है, इसमें आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही बनाना है। दस्तावेज अपलोड करने के लिए फाइल का अधिकतम आकार क्या है? तो अपलोड करने के लिए अधिकतम फाइल का आकार 256 KB का होना चाहिए। तो बच्चे का फोटो है वह JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है वह PDF या JPEG फॉर्मेट दोनों में चल जाएगा। क्या मैं बाद में दस्तावेज अपलोड कर सकता हूं? आप फॉर्म को सुरक्षित सेव कर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तो आप फॉर्म को सेव करके रख दीजिए, लेकिन उसे सबमिट नहीं करिए। अगर आप उसे सबमिट नहीं किए हैं तो जब तक लास्ट डेट नहीं आ जाती तब तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, यानी दस्तावेज भी बदल सकते हैं, दोबारा अपलोड कर सकते हैं। मैंने गलत दस्तावेज अपलोड किया है, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? तो इसमें भी वही है कि आप जब तक समय है तब तक उसे बदल सकते हैं। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तब आप नहीं बदल सकते, तब आपको सबमिशन को रद्द करना होगा और फिर से आवेदन करना होगा, तब उसमें आप बदल पाएंगे। प्रवेश के दौरान विद्यालय में मुझे कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे? प्रत्येक आवेदक के लिए दस्तावेजों की सूची भिन्न है। दस्तावेज सूची आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी पर निर्भर करेगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया KVS प्रवेश दिशा निर्देश देखें। प्रत्येक आवेदक के लिए यह जानकारी अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? जैसे किसी ने अपनी कास्ट SC चुनी है तो उसको SC सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, किसी ने OBC चुनी है तो उससे OBC सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, कोई BPL चुना है तो BPL मांगा जाएगा। इस तरीके से सबका अलग अलग हो सकता है। आप कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड चुना है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड भी मांगा जाएगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट के दूसरे पेज पर एक दस्तावेजों की लिस्ट दी जाएगी। उस लिस्ट में आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या दस्तावेज एडमिशन के समय देने हैं, और वह लिस्ट सभी के लिए अलग होती है। अलग इसलिए होती है कि जैसे आप फॉर्म भरे हो, फॉर्म में जो जो चुने हो उसके अनुसार वह लिस्ट बनती है। तो आप उसको देखिए, उसी के अनुसार दस्तावेज जमा करना होगा आपको। लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी जमा करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट हो गया। तो इस तरीके से आप वो सब भी लेके जाएं। क्या बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किए जाने के बाद मैं सारे दस्तावेज जमा कर सकता हूं? दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही आप अगले टैब घोषणा और सबमिट फॉर्म पर जा सकते हैं। यहां सबमिट बटन पर क्लिक करने पर OTP दर्ज करने पर ही आवेदन पत्र सबमिट माना जाएगा, वह संबंधित स्कूल को भेजा जाएगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको फॉर्म में सूचीबद्ध और अपलोड किए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तो ये बता रहे हैं कि जैसे आप दस्तावेज अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद ही आप अगले टैब पे जा पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि अगले टैब पे चले जाएं तो बगैर दस्तावेज अपलोड किए नहीं जा सकते हैं। और वहां जाएंगे, जब आप फाइनल सबमिट करना चाहेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी। उस OTP को दर्ज करने के बाद ही आपका फाइनल सबमिट होगा और आपको फाइनल सबमिशन कोड एक प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद ही वह संबंधित स्कूल को भेजा जाएगा, यानी तब वो KVS के पास जाएगा और तभी आपका फॉर्म लॉटरी के लिए जाएगा, यानी लॉटरी में शामिल होगा। अगर आपका बच्चा शॉर्टलिस्ट हो जाता है यानी सिलेक्ट हो जाता है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट और जो सूचीबद्ध किया गया है, यानी जो आपके फॉर्म में लिखा गया है कि ये डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के समय देने हैं, उतने डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा, और इसे बाद में भी देखिएगा, क्योंकि मेरा बताने का मेन मकसद ये था कि आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको यहाँ से सही जानकारी मिल जाएगी। और यह जानकारी KVS की है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की है, क्योंकि यहीं से फॉर्म भरे जाते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, जो इसमें बताया गया है वो एकदम क्लियर बताया गया है, आप इसे एकदम सही मान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे मेरे चैनल पे आप लोग आते हैं, चैनल को बहुत प्यार भी देते हैं, वीडियोस को देखते भी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकें।
और आप तक और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।